Hi everyone, this is Safhan guys. Paper 5 Planning Analysis and Evaluation. Let's start Feb March 2018 variance 52. All right, seems like freezing point से related ये question है और ये जो question है ये आपके syllabus से beyond है, all right? But यकीनन अगर syllabus में नहीं था और आपसे पूछे जा रहा है तो obviously काफी सपोर्टिव मटेरियल होगा इस पेपर को, इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने के लिए. Let's start question number 1. When a solute is added to a solvent, the freezing point of solution is lower than that of the pure solvent. That's a fact. Okay. So अगर मैं किसी भी solution में solute add करता हूँ तो obviously उस solute के addition की वजह से जो freezing point है वो कम हो जाएगा as compared to the pure solvent. The lowering the freezing point is very small. Okay, a chemist called Bachmann invented a thermometer capable of measuring these small temperature changes accurately. The Bachmann thermometer must be calibrated at the start of the experiment. Why are we calibration the apparatus? Calibration इसलिए की जाती है ताकि हम एक reference point ले सकें और उस रेफरेंस पॉइंट की बेस के ऊपर हम बाकी पूरा एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर सकें. To get the reference point or to get the reference value. Okay, an incomplete diagram of the Bachmann apparatus is showing containing pure liquid cyclohexane. Cyclohexane obviously आपका एक organic solvent है, लिखा हुआ भी है यहाँ पर. एंड ऑब्वियसली ये भी पता होना चाहिए कि भाई अगर ये ऑर्गेनिक सॉल्वेंट है तो ये हाइड्रोकार्बन है और ऑल हाइड्रोकार्बन्स आर नॉन पोलर. इसका मतलब ये एक नॉन पोलर ऑर्गेनिक सॉल्वेंट है विद अ फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ अबाउट 6.5 डिग्री सेल्सियस. तो साइक्लोहेक्सेन का फ्रीजिंग पॉइंट जो है वो 6.5 डिग्री सेल्सियस है. द डायग्राम डज नॉट शो हाउ द साइक्लोहेक्सेन कुड बी फ्रोजन. ओके, ये बैकमैन थर्मोमीटर है. इस बैकमैन थर्मोमीटर को हमने एक बॉइलिंग ट्यूब में प्लेस किया हुआ है. ये प्योर लिक्विड है साइक्लोहेक्सेन का. स्टॉपर लगाया हुआ है, स्टीयरिंग वायर है. ये स्टीयरिंग वायर इसलिए होता है ताकि ये इसको स्लोली एंड ग्रेजुअली स्टर कर सके फॉर यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ हीट. ऑलराइट, तो कह रहे हैं आपसे कंप्लीट द डायग्राम टू शो हाउ द प्योर लिक्विड साइक्लोहेक्सेन कुड बी फ्रोजन यूजिंग सिंपल लेबोरेटरी apparatus. I want to frozen the pure liquid cyclohexane. फ्रोजन उस वक्त कर सकता हूँ तो मैं उसका टेम्परेचर कम करूंगा और लोअर टेम्परेचर करूंगा. लोअर टेम्परेचर कम करने के दो तरीके हैं कि मैं कोल्ड वाटर लूं क्योंकि कोल्ड वाटर का टेम्परेचर कम होता है, या फिर मैं आइस लूं क्योंकि आइस का टेम्परेचर भी कम होता है. आप जानते हैं कोल्ड वाटर या आइस लोगा तो उसका टेम्परेचर क्या होगा, 0 डिग्री सेल्सियस, राइट. तो फ्रोजन होने में आसानी हो जाएगी. सो मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पर एक बीकर बनाता हूँ और उस बीकर के अंदर मैं आइस क्यूब्स ऐड कर देता हूं. सही है. तो हम बेसिकली क्या कर रहे हैं, इसके अंदर आइस क्यूब्स ऐड कर रहे हैं. तो 0 डिग्री सेल्सियस इसको मिलेगा. तो लोअर देन फ्रीजिंग पॉइंट टेम्परेचर है तो फ्रोज हो जाएगा बहुत इजीली. ठीक है. और मैं साथ में क्या करता हूं, मैं इसके अंदर कोल्ड वाटर भी ऐड कर देता हूं. और आपने A1 केमिस्ट्री पढ़ी है, आप जानते हैं कि कोल्ड वाटर और आइस क्यूब्स को जब मिक्स करेंगे तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से आइस क्यूब्स की डेंसिटी कम हो जाएगी और ये फ्लोट करना शुरू करेंगे फिर लिक्विड के अंदर. जब लिक्विड के अंदर ये फ्लोट करेंगे तो ऑब्वियसली इस लिक्विड को, प्योर साइक्लोहेक्सेन का जो सॉल्वेंट है उसके लिक्विड को फ्रोज करने में ज्यादा आसानी हो जाएगी. ओके, ज्यादा कन्वीनियंट हो जाएगी. ऑलराइट, दैट्स द पार्ट ए. लेट्स स्टार्ट विद पार्ट बी. पार्ट बी क्या कह रहा है आपसे? ओके, वो कह रहे हैं आपसे एट 20.00 ग्राम प्योर लिक्विड साइक्लोहेक्सेन टू क्लीन ड्राई बॉइलिंग ट्यूब. आप जानते हैं कि
ये आपका 2 डेसिमल प्लेस है, राइट? सही है, ये आपका क्या है, 2 डेसिमल प्लेस का बैलेंस है। 2 डेसिमल प्लेस बैलेंस यूज किया होगा इसको मेजर करने के लिए। ऑब्वियसली हमने प्लेस द स्टॉपर कंटेनिंग द बैकमन थर्मोमीटर एंड स्टीयरिंग वायर इनटू द बॉइलिंग ट्यूब। ठीक है, ये हमने ऊपर बता दिया था आपको कि ये वायर लगाओ और स्टॉपर लगाओ इसको। उसके बाद वो कह रहे हैं कूल द प्योर साइक्लोहेक्सेन बाय यूजिंग द आइस एंड कोल्ड वाटर व्हेन इट स्टार्ट टू फ्रीज, सेट द बैकमन थर्मोमीटर टू 0.00 टू कैलिब्रेट इट। ठीक है, तो कैलिब्रेशन हमने उस वक्त की थी, ये कैलिब्रेशन का टाइम आ गया, ओ टेम्परेचर आ गया हमारा। Allow pure cyclohexane to melt. Remove the stopper from the boiling tube. Add 0.250 gram of organic solute X. ये solute X क्या है ये मुझे भी नहीं पता, लेकिन ये पता है कि जनाब हम इतना अमाउंट ऑफ सॉल्यूट जो है या इतना अमाउंट ऑफ सॉलिड एक्स जो है वो हम इस प्योर साइक्लोहेक्सेन में ऐड कर रहे हैं। एंड ऑब्वियसली इसकी वजह से फ्रीजिंग पॉइंट जो है वो और कम होगा अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट पॉइंट ऑफ द क्वेश्चन, राइट? oops according to the first point of the question. Okay, pure cyclohexane replace the stopper, stir the solution to dissolve X and refreeze the solution. Record the new freezing point. Obviously ये कम होगा पहले वाले से. Allow the solution to melt. Remove the stopper from the boiling tube. Add a further known mass of X to the solution and replace the stopper. Stir the solution to dissolve X and refreeze the solution. Record the new freezing point. Repeat step 5 until sufficient readings are obtained. Okay. तो इसमें कोई इतना खास है नहीं सिवाय इसके कि 2 डेसिमल प्लेस का बैलेंस यूज कर रहे हैं, मास ऑफ एक्स बताया हुआ है। ये जो आपकी वैल्यू आएगी ये ऑब्वियसली जो 6.5 है उससे कम होगी, ये जो वैल्यू आएगी ये और ज्यादा कम हो जाएगी। तो लेट्स सी व्हाट वी हैव। तो डायग्राम है हमारे पास। ओके, इन स्टेप 1 the cyclohexane can be measured using an electronic balance, a beaker, and a clean, dry boiling tube as shown. Hmm. क्लीन ड्राई बॉइलिंग ट्यूब जरूरी है क्योंकि अगर इसके अंदर मॉइस्चर होगा तो ऑब्वियसली वो मॉइस्चर इस साइक्लोहेक्सेन के साथ मिक्स होके वॉल्यूम चेंज करेगा, ऑब्वियसली टेम्परेचर में भी फर्क पड़ेगा और एक्यूरेट मेजरमेंट्स नहीं होंगी हमारी। ठीक है, describe a suitable method to add precisely 20.00 gram of cyclohexane to the boiling tube. Assume that the balance is accurate to 2 decimal place. ये मैंने कह दिया था कि 2 decimal place का balance है। And the common laboratory apparatus is available. Okay. So मुझे एक्चुअली बहुत प्रिसाइसली जो है ना मुझे ये इंफॉर्मेशन शेयर करनी है आपके साथ। तो प्रिसाइसली शेयर करने के लिए करते हैं, अगर आपको याद हो हम पिपेट यूज करते हैं और एक होता है ड्रॉपर जिसको हम टीथ पिपेट भी कहते हैं जो कि प्लास्टिक का होता है, छोटा सा 5 cm क्यूब तक का होता है। तो हम क्या करेंगे, हम वो टीथ पिपेट लेंगे या ड्रॉपर लेंगे और उस ड्रॉपर से हम स्लोली एंड ग्रेजुअली सोल्यूशन इसके अंदर ऐड करना शुरू करेंगे। ठीक है, सोल्यूशन ऐड करेंगे और सोल्यूशन उस वक्त तक ऐड करेंगे जब तक हमें ये वैल्यू ना मिल जाए। ठीक है, तो मैं सबसे पहले क्या करता हूँ, मैं इस बैलेंस को टेयर करता हूँ 0.00 पे। ठीक है, तो मैं सबसे पहला काम ये करता हूँ, टेयर द बैलेंस। तो 0.00 ग्राम add cyclohexane into the boiling tube. Slowly by using teat pipette. Or dropper.
until we get exactly 20.00 gram. Okay. Alternatively, in step 1, the volume of cyclohexane with a mass of exactly 20 gram can be measured and added to the boiling tube. Okay. Step 1 क्या था? 20 gram boiling tube में. ठीक है. Calculate the volume of cyclohexane with a mass of precisely 20 gram. Okay. Volume of cyclohexane determine करना है. Mass of cyclohexane is given. That is 20 gram. This is mass. Of cyclohexane. An examiner wants to find out the density of cyclohexane. Oh, okay. Volume calculate करना चाहता है. Density is given. तो 2 decimal place पे आंसर देना. That's easy. So density is equals to mass over volume. So volume find out करना चाहता हूँ मैं, तो mass over density हो जाएगा. Density को वैसे रो से भी represent करते हैं guys physics में. ये हो जाएगा 20.00 divided by 0.78. तो यहाँ से मेरे पास कितना हो जाएगा भाई? ये है मेरे पास 20.00 divided by 0.78 is going to be 20.64. और क्योंकि वो 2 डेसिमल प्लेस कह रहे हैं, तो मेरे पास जो इस वक्त आंसर आ रहा है वो है 25.641 cm3, राइट. सो 2 डेसिमल प्लेस कह रहे हैं तो ये हो जाएगा 25.41 cm3. ओके, ऑलराइट. नेक्स्ट, एक्सप्लेन वेदर अ ब्यूरेट इज सूटेबल फॉर मेजरिंग दिस वॉल्यूम. तो आप सब जानते हैं, हमने पहले भी कई मरतबा बता दिया है कि ब्यूरेट की जो मेजरमेंट होती है तो वो बेसिकली 0.05 cm क्यूब की होती है. ऑलराइट. और एग्जामिनर ने 2.64 है. माय गुडनेस, माय बैड, वेट 64 है ये. ठीक है, चेंज कर दिया. तो जीरो, सॉरी, कम बैक टू द this part. Explain whether a burette is suitable for measuring this volume. तो आप सब जानते हैं कि हम मेजरमेंट जो है वो 0.05 cm क्यूब तक ही कर सकते हैं. तो ऑब्वियसली मैं ये मेजर नहीं कर पाऊंगा ब्यूरेट के अंदर. 0.64 मेजर नहीं कर सकता. इसका मतलब हम इसके थ्रू मेजर नहीं कर सकते, ये वॉल्यूम ब्यूरेट के थ्रू मेजर नहीं कर सकते. तो मैं यहाँ लिखूंगा ब्यूरेट वॉल्यूम from burette volume can be measured accurately to 0.05 cm cube plus minus 0.05 cm cube. Hence, we cannot measure 25.64 cm cube from burette. Okay. This means burette is not suitable. ठीक है. नेक्स्ट पार्ट थर्ड क्या कह रहे हैं हमसे? पार्ट थर्ड कह रहे हैं in step 4 the mass of x is measured on electronic balance accurate to 3 decimal places before adding it to the cyclohexane. Okay, 3 decimal place का balance था in step 4.
A student suggests the following technique. An empty container is placed on the electronic balance. The mass of empty container is recorded to 3 decimal place. 0.250 gram of X is added to the container. X is tipped from the container into the cyclohexane. Explain why this technique would not be accurate for adding 0.250 gram of the cyclohexane. देखो, आपका जो 0.250 ग्राम ऑफ एक्स है वो एक्चुअली एक कंटेनर के अंदर था, राइट? और जब आप इस कंटेनर को उठाकर साइक्लोहेक्सेन के सॉल्यूशन में प्लेस करोगे तो यकीनन कुछ ना कुछ एक्स का जो अमाउंट है वो इस कंटेनर के अंदर रह जाएगा, इस एम्प्टी कंटेनर के अंदर रह जाएगा। तो यकीनन सारा का सारा मास जो है वो इस साइक्लोहेक्सेन में ट्रांसफर नहीं होगा, व्हिच इज व्हाई ये इतनी एक्यूरेट टेक्निक कंसिडर नहीं की जाएगी। ऑलराइट, it won't be accurate adding this much mass into the cyclohexane. So what I'm saying, when point 0.250 gram of solid X is placed in the container, is placed in the cyclohexane and some of the solid is still left and some of the solid is still left in the container. Hence, this technique is not to be accurate for adding 0.250 gram. Okay, I hope it makes sense to you. हमने आपको पहले भी बताया है कि अगर आपके पास एक एम्प्टी कंटेनर है, फिर उस एम्प्टी कंटेनर के अंदर आपने 0.250 ग्राम ऑफ एक्स ले लिया है और फिर इस कंटेनर से आपने सॉल्यूशन को सॉलिड को साइक्लोहेक्सेन के अंदर टिप्ड किया है, प्लेस किया है, ट्रांसफर किया है, तो जाहिर सी बात है इस कंटेनर के अंदर कुछ ना कुछ अमाउंट एक्स का रह जाएगा, सारा ट्रांसफर नहीं हो सकेगा, which is why it's not a good idea to transfer this amount. Okay. Okay. The freezing point of the solution are lower than freezing point of pure cyclohexane. ये मैंने पहले भी कहा था, ये हमारा फर्स्ट स्टेटमेंट था क्वेश्चन का, ये फैक्ट था। डेल्टा टी एफ पी यानी चेंज इन टेम्परेचर ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट डिटरमिन करने का तरीका है कि आप फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर साइक्लोहेक्सेन माइनस फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन करें। और फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर साइक्लोहेक्सेन गाइस, अगर आपको याद हो, ये फिक्स्ड वैल्यू है, it is fixed value, it never gonna change. ये रही वो वैल्यू, ये रही, ये चेंज नहीं होगी वैल्यू कभी, ये तो फिक्स है, ठीक है। तो इसका मतलब ये फिक्स वैल्यू है, ये चेंज होगी, तो फिर डेल्टा टी एफ पी मुझे मिल जाएगा, यहाँ पर लिख देते हैं वैल्यू चेंजेस, फिक्स्ड वैल्यू तो वैल्यू चेंजेस, ठीक है। For the experiment described in B, the delta TFP values are recorded in the table. B is calculated as follows. B क्या है? Mass of X, वो ये रहा, over mass of solvent, वो ये रहा, ये तो चेंज नहीं होगा, मास ऑफ सॉल्वेंट भी चेंज नहीं होगा, ठीक है। तो इसका मतलब मैं 0.25 को डिवाइड करूंगा इस 20 से, तो मेरे पास ये आंसर आ जाएगा।
और ये मुझे सारे के सारे जो आंसर्स निकालने के लिए कह रहे हैं, ये ऑब्वियसली 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स के अंदर कह रहे हैं। इस बात का ख्याल रखा जाएगा कि मैं 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स को मैनेज करूं। ओके, तो मास ऑफ एक्स क्या है? ये मास ऑफ एक्स वो है जो कि हमने ऐड किया है साइक्लोहेक्सेन में। ये सॉलिड है, सॉलिड एक्स, ठीक है। और ये क्या है हमारे पास? साइक्लोहेक्सेन, और इसका मास हमारे पास कितना है? 20 ग्राम। ये हम चेंज नहीं कर रहे, ठीक है। हाँ, तो मैं इसको सॉल्व कर देता हूँ। सॉल्व करने का तरीका ये है कि मुझे 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स में आंसर देना है, तो मैं राउंड ऑफ करता चले जाऊंगा कैलकुलेटर पे। ये हो जाएगा 0.25 डिवाइडेड बाय 20 इज गोइंग टू बी 0.0125, then 0.0200, then 0.5 divided by 20 is going to be 0.0400, then oh no 0.0250, then 0.0400, then 0.0475, then फिर आपके पास है 0.0575, then 0.0650, and then 0.0700. ओके, इसमें राउंड ऑफ करने का बहुत ख्याल रखिएगा, बिकॉज एग्जामिनर जो है वो आपसे 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स की वैल्यूज डिमांड कर रहा है। ओके, ये बहुत मैटर करेगी बात। Let's see what we have on the next page is graph. Plot a graph on the grid to show the relationship between B and TFP, the line of best fit. तो बेटा ये मैंने बनाया और लाइन ऑफ बेस्ट फिट शो कर दी। ऑब्वियसली ये पॉइंट जो है इस लाइन ऑफ बेस्ट फिट से करीब है, और ये वाला पॉइंट जो है इस लाइन ऑफ बेस्ट फिट से सबसे ज्यादा दूर है। इसका मतलब दिस इज गोइंग टू बी माय अनॉमलस पॉइंट, क्योंकि ये सबसे ज्यादा दूर है। ओके, चलो आगे चलते हैं। फिर वो कह रहे हैं आइडेंटिफाई बाय द रीडिंग नंबर द सिंगल मोस्ट एनोमलस पॉइंट। मोस्ट एनोमलस पॉइंट बोला है इसने। रीडिंग नंबर सिंगल मोस्ट एनोमलस पॉइंट। सजेस्ट what error in the experiment could have caused this anomaly। तो रीडिंग नंबर कौन सा है भाई? रीडिंग नंबर मेरे पास है 1 2 3 4 5 6 7 8 8। रीडिंग नंबर 8। तो रीडिंग नंबर क्या है मेरे पास? 8। रीडिंग नंबर हो गया। अच्छा, रीडिंग नंबर का मसला क्या है? रीडिंग नंबर क्यों आ रही है इस तरह की? रीडिंग नंबर क्यों आ रही है इस तरह की? रीडिंग नंबर क्यों आ रही है इस तरह की? सो रीडिंग नंबर क्यों आ रही है इस तरह की? अच्छा, ये डेल्टा टीएफपी है। ये होना तो यहाँ चाहिए था, बट है यहाँ पर। तो डेल्टा टीएफपी इज बेसिकली हायर देन एक्सपेक्टेड, ठीक है। डेल्टा जगह है हमारे पास, चलो मैं यहाँ लिखता हूँ डेल्टा टीएफपी इज हायर देन एक्सपेक्टेड। ये तो पहला पॉइंट हो गया मेरा। डेल्टा टीएफपी is higher than expected। अच्छा भाई, क्यों है हायर देन एक्सपेक्टेड? डेल्टा टीएफपी हायर देन एक्सपेक्टेड क्यों? ये देखो, ये हायर आ रहा है। क्यों आ रहा है? तो ये वैल्यू तो कांस्टेंट है, तो ये वैल्यू कम होगी। जाहिर सी बात है, ये वैल्यू कम है, ये ज्यादा है, तो ये ज्यादा आ जाएगा ना बेटा, क्योंकि माइनस का साइन है। तो इसका मतलब जो फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सोल्यूशन है वो कम हो रहा है। ओके, ये हमारा दूसरा पॉइंट आ गया। फ्रीजिंग point of solution decreases while freezing point of cyclohexane is constant, while
freezing point of cyclohexane is constant. ठीक है, एक मिनट, एक मिनट, वेट, my goodness, what I did, I think I made a mistake some point. Wait, let me check. सही कह रहा हूँ? ये हायर है देन एक्सपेक्टेड, डेल्टा TFP हायर है देन एक्सपेक्टेड. अगर हायर देन एक्सपेक्ट यानी ये ज्यादा आ रहा है एक्सपेक्टेड से, ये कांस्टेंट है, इसका मतलब इसकी वैल्यू जो है ना वो कम होगी देन एक्सपेक्टेड. यस, इसकी वैल्यू जो होनी चाहिए थी वो एक्सपेक्टेड से कम है, इसलिए ये हायर आ रहा है देन एक्सपेक्टेड बिकॉज दिस वैल्यू इज कांस्टेंट. मेक सेंस? ओके, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ फ्रीजिंग point of cyclohexane is constant. On the other hand, freezing point of solution is lower than expected. ठीक है, अच्छा. तो क्यों है लोअर देन एक्सपेक्टेड ये? तो रीडिंग नंबर 8 में हमने कितना मास सेट किया भाई? हमने मास सेट किया 1.400 ग्राम. तो इसका मतलब ये हुआ कि ये वैल्यू इसलिए ज्यादा आ रही है, ये वैल्यू इसलिए ज्यादा आ रही है क्योंकि हमने इससे ज्यादा मास ऐड कर दिया. ओ, मेक सेंस. आई होप इट मेक्स सेंस टू यू. आई होप यू गेट द पॉइंट. आई होप इट मेक्स सेंस टू यू. ठीक है, ठीक है. अब जरा देखिए, मैं कंक्लूजन देता हूं. ये कांस्टेंट है, ये एक्सपेक्टेड से वैल्यू इसकी कम हो गई, इसलिए ये इंक्रीज हो गया. ये इंक्रीज इसलिए हो रहा है एक्सपेरिमेंट नंबर 8 में क्योंकि जो अमाउंट मैंने ऐड किया था वो 1.4 से ज्यादा. चलो, हो गया सॉल्व. ये काफी ज्यादा हो गया, लेकिन 1 मार्क के लिए मैं लिख देता हूँ, लेकिन ये सब लिखना पड़ेगा बेटे, इसके बगैर मार्क्स मिलेंगे नहीं. सो मैं यहाँ क्या कह सकता हूँ? मैं यहाँ कह सकता हूँ कि वी हैव एडेड more solid X than 1.40 ग्राम. अब रीजन देनी है मैंने, तो रीजन तो सारी आएगी. आई हैव टू राइट एवरीथिंग. सो मैं इसको रेड पेन से लिख देता हूँ बिकॉज ये बहुत ही स्मार्ट एनालिटिकल एरिया है फॉर 1 मार्क. मतलब ये अनफेयर है कि आप इतनी सारी चीजें एक्सप्लेन करें और फिर उसके बाद आप उसको 1 मार्क दें, और वो भी दोनों पार्ट्स में मिला के. सो आप यहाँ पर लिखेंगे डेल्टा टी एफ पी इज higher than expected. ओके, फिर आप बताएंगे कि फ्रीजिंग पॉइंट of cyclohexane is constant. फिर आप बताएंगे कि फ्रीजिंग पॉइंट of solution is lower than expected.
ठीक है, which means we have which means we have which means we have added more solid X than 1.40 gram. Okay. Oh God. Next, in another experiment, student add an unknown mass of X to 20 gram of cyclohexane and measured freezing point temperature change is 5 degrees Celsius. Use your graph to determine the mass of X used in this experiment. तो आपको 5 डिग्री सेल्सियस के ऊपर मास ऑफ एक्स डिटरमिन करना है बाय यूजिंग योर ग्राफ. तो हम ग्राफ पे चलते हैं. 5 ग्राम क्या रहा है वो, तो 5 डिग्री सेल्सियस क्या रहा है वो, तो 5 डिग्री सेल्सियस तो ये है. सही है. सही, ये आ रहा है. तो ऑब्वियसली ये वैल्यू कितनी आ रही है, 0.0 1 2 3 4 5 एक होल्ड ऑन 0.05 minus 0.04 divided by 10 ये हो जाएगा. तो ये 0.0455 आ रहा है मेरे ख्याल से. मैंने गलत तो नहीं, ओ मैंने आगे कर दी है लाइन. मेक सेंस. यहाँ तक है, यहाँ तक मैंने लाइन थोड़ी सी आगे कर दी थी. ये है, ये दिस इज द लाइन एक्चुअली. ये है 0.0455. ऑलराइट, ये हमारा बी की वैल्यू आ गई. मास ऑफ बी 5 डिग्री सेल्सियस पे यस मेक सेंस नाउ. तो मेरे पास बी की वैल्यू कितनी आ गई, बी एट 5 डिग्री सेल्सियस इज 0.0455. ओके. मास ऑफ एक्स डिटरमिन करना चाहते हैं. तो मास ऑफ एक्स डिटरमिन करने के लिए हम ये फॉर्मूला यूज करेंगे. वी नो द वैल्यू ऑफ बी एट 5 डिग्री सेल्सियस, वी नो द मास ऑफ सॉल्वेंट व्हिच इज 20. ये चेंज नहीं होगा, तो मास ऑफ एक्स आ जाएगा. हम इसको अप्लाई कर देते हैं. ये हो जाएगा बी इक्वल्स टू मास ऑफ एक्स ओवर वॉल्यूम ऑफ साइक्लोहेक्सेन, दैट इज वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट. तो B की वैल्यू मेरे पास कितनी है गाइस, 0.0455. मास ऑफ X मुझे कैलकुलेट करने के लिए कह रहे हैं और वॉल्यूम ऑफ साइक्लोहेक्सेन इज 20.00. तो मास ऑफ X मेरे पास कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा जनाब 20 into 0.0455 is going to be 0.91. ठीक है. और क्योंकि मैंने यहाँ पर 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स लिए थे, सही है, सो मैं सब जगह 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स रख लेता हूँ ताकि मेरा एक स्टैंडर्ड प्रोसीजर रहे. 0.910 हो जाएगा. ग्रैंड. फिर वो कह रहे हैं डिटरमिन द ग्रेडियंट योर लाइंस ऑफ बेस्ट फिट, स्टेट द कोऑर्डिनेट्स द 2 पॉइंट्स यू यूज्ड फॉर योर कैलकुलेशन. तो बेटा आप नोट करें, ये लाइन पासिंग थ्रू द ओरिजिन, इसका मतलब जब आपके पास डेल्टा टी फ्रीजिंग पॉइंट 0 था, तो इसका मतलब आपने कोई भी सॉलिड डिसॉल्व नहीं किया हुआ था, राइट. तो एक पॉइंट तो मैं यही ले लेता हूँ. वेट, एक पॉइंट तो मेरा यही हो जाएगा.
0.00 एंड 0.00, ठीक है। एक पॉइंट तो मैंने यहाँ लिख दिया उठा के, ये हो जाएगा 0.00, ठीक है। अच्छा, अब दूसरा कोऑर्डिनेट मैंने लेना है, तो दूसरा कोऑर्डिनेट मैं वो लूंगा जो कि सबसे आसान होगा, जो कि मेरे लिए रीड करना आसान होगा। तो मैं एक्चुअली ये वाला पॉइंट ले लेता हूँ, समवेयर अराउंड दिस वन। ये ज्यादा एक्यूरेट है मेरी नजर में, है ना। तो अगर मैं इस पॉइंट को लेता हूँ, वेट, what happened with the pen, just hold on a second, yeah, my goodness, what happened, yeah, अब चला। तो अब इसकी वैल्यू कितनी आ रही है, इसकी वैल्यू आ रही है मेरे पास, ये हो रही है 8.12, अप्रोक्सीमेटली 8.3 आ रही है, और 3 और 4 के बीच में आ रही है। सो 8.4 कर लेते हैं, और ये आ रहा है एक्स एक्सिस के ऊपर 0.075, ठीक है, 0.075 आ रहा है। तो ये हो जाएगा 0.075, ये मेरी दूसरी वैल्यू हो गई। इसको उठा के लिख देते हैं, ये हो जाएगा आपके पास 0.075 एंड देन 8.40, ये हमारा दूसरा हो गया, ठीक है। अब हमसे कह रहे हैं कि भाई ग्रेडियंट कैलकुलेट करो, तो हम ग्रेडियंट कैलकुलेट कर लेते हैं। ग्रेडियंट कैलकुलेट करना तो कोई इशू नहीं है हम सबके लिए। तो हम ग्रेडियंट कैलकुलेट करने के लिए वैल्यू यूज करेंगे 8.40 माइनस 0.00 डिवाइडेड बाय 0.075 माइनस 0.00। तो ये मेरे पास ग्रेडियंट आ जाएगा 8.40 डिवाइडेड बाय 0.075। सो गाइस मेरे पास आंसर आ रहा है 8.40 डिवाइडेड बाय 0.075 इज गोइंग टू बी 112। मैं यहाँ लिख देता हूँ 112, ओके। 3 सिक्विक में आंसर देना था, तो मैंने 3 सिक्विक में ही आंसर दिया आपको, ओके। इसके बाद मेरे पास है पार्ट डी, वो कह रहे हैं डेल्टा टी एफ पी इज रिलेटेड टू एम आर बाई एक्स बाय द फॉलोइंग एक्सप्रेशन, ठीक है, वेयर ए बी को कैलकुलेट करने का ये फॉर्मूला है, के इज अ कांस्टेंट, द एम आर ऑफ एक्स इज फाउंड टू बी यूजिंग द ग्रेडियंट ऑफ योर लाइन ऑफ बेस्ट फिट। तो ग्रेडियंट आपने निकाल लिया, के की वैल्यू जो है वो कांस्टेंट है, और के की वैल्यू ये गिवन है। Oh my goodness. So k is constant and k की numerical value is this is given. So वो आपसे क्वेश्चन करना चाह रहे हैं to calculate the MR of x by using the gradient and the value of k. Give your answer to nearest whole number. Okay. लग रहा था देखने में कि बहुत मुश्किल है, लेकिन ये तो आसान है कि MR equals to k, k की वैल्यू है 220 डिवाइडेड बाय, मेरे पास जो ग्रेडियंट है वो 112 है, तो चलें 220 डिवाइडेड बाय ग्रेडियंट इज गोइंग टू बी 178.75, ये हो जाएगा 178.75, सही है। तो 178.75 तो 179 कर दूं उसको, 78.7, इसमें 1 ऐड कर दें, इसको 1 ऐड कर दें, तो ये 179 हो सकता है, ओके। हम्म 178.8, 179 कर दिया मैंने, ठीक है।
The student used the Beckman apparatus and repeated the experiment described in B with an unknown solid Y. The student found MR of Y is to be this. तो Y का MR जो है वो ये है. Y is an aromatic carboxylic acid. Suggest the structure of Y. Okay. Okay. Oh guys, देखो एरोमेटिक की वर्ड यूज करी. तो एरोमेटिक मींस बेंजीन रिंग इज प्रेजेंट. ये मेरा पहला स्टेटमेंट हो गया है ना. माय गुडनेस. ओके. फिर वो आपसे कह रहे हैं कार्बोक्सिलिक एसिड है. इसका मतलब COH ग्रुप इज आल्सो प्रेजेंट. MR आपको दिया हुआ है उन्होंने 136. इशू इज मैं वर्किंग कर देता हूँ. ये जो आपके पास बेंजीन रिंग है इसका फॉर्मूला होगा C6H5 क्योंकि इसके साथ एक ग्रुप लगा हुआ होगा और इसका MR होगा 77. जो आपके पास COH है वो बेसिकली 45 मास होगा उसका. ठीक है. तो इन दोनों को टोटल कर लो. 77 प्लस 55 तो ये हो जाएगा आपके पास 70. ओबे भाई 45. व्हाट आई एम डूइंग. my bad. 77 plus 45 is going to be 122. Okay. And the MR is 136. उसमें से 122 को सब्ट्रैक्ट करोगे तो आपके पास क्या आएगा. 136 माइनस आंसर इज गोइंग टू बी 14. यस 14. अगर आपको याद हो ये होमोलोगस सीरीज को रिप्रेजेंट करता है. दैट इज CH2 ग्रुप को. इसको हम मिथाइलिन ग्रुप भी कहते हैं. तो इसका मतलब ये हुआ कि मैं बेंजीन रिंग को यूज करूंगा, मैं COH को यूज करूंगा, मैं CH2 को यूज करूंगा. तो इसके थ्रू मैं स्ट्रक्चर ये बना सकता हूँ. बेंजीन रिंग, ये CH2 और ये COH. ओके. अच्छा, इसका एक आइसोमर भी बन सकता है. आइसोमर क्या बन सकता है कि मैं COH डायरेक्टली बेंजीन रिंग के साथ अटैच हो. ये भी तो हो सकती है ना पॉसिबिलिटी. जरूरी तो नहीं है कि CH2 के साथ हो. तो फिर ये CH2 कैसे अटैच होगा. भाई ये CH2 इस वाले हाइड्रोजन के साथ कंबाइंड होगा और कंबाइंड होकर ये CH3 में कन्वर्ट हो जाएगा. राइट. तो दिस इज बेसिकली द आइसोमर ऑफ A. ओके. आई होप इट मेक्स सेंस टू यू. ये भी बना सकते हो. मुझे मुझे ऑनेस्टली स्पीकिंग ये ज्यादा क्लिक हुआ है. मैं एग्जामिनेशन हॉल में बैठूंगा, मैं 90% इसको लिखूंगा क्योंकि मेरे पास ये 3 फ्रेगमेंट्स बहुत ऑब्वियस हैं और मैं इन तीनों को कंबाइन करके यही बनाऊंगा. ये थोड़ा मुश्किल से बनेगा. इसके लिए बहुत सोचना पड़ेगा क्योंकि ये भी तो हो सकता है ना कि COH डायरेक्टली लगा हुआ हो और ये CH2 इस बेंजीन के साथ CH3 की फॉर्म में लगा हुआ हो. तो CH3 की फॉर्म में कैसे लगेगा. जो बेंजीन का हाइड्रोजन है वो इस CH2 के साथ कंबाइंड होकर CH3 में कन्वर्ट हो जाएगा. दैट्स द एंड ऑफ क्वेश्चन नंबर 1 गाइस. Okay, let's move on question number 2. Okay. Okay, kind of tricky. Lawn scent is spread over grass in gardens to reduce the growth of moss. Lawn scent is a mixture of sand and iron 2 sulfate crystal. Okay, sand है और iron 2 sulfate crystal है. तो आप जानते हैं ये लॉन सैंड का सॉल्युबल पार्ट होगा और ये लॉन सैंड का इनसॉल्युबल पार्ट होगा. आप इसको इम्प्योरिटी भी कह सकते हो. ठीक है.
वो कह रहे हैं lawn sand usually contains 6 to 10% this by mass. Okay. To determine the exact percentage by mass of this present in a sample of lawn sand, a student devises following steps. Steps देख लेते हैं. Use a known mass of lawn sand to prepare 250 cm cube of solution A containing Fe2 plus ions. तो ठीक है, आपके पास जो solution A है उसमें iron 2 ions है. Solution A must have dilute sulfuric acid added to it before it is made up to 250 cm cube. ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि आपने ये जो सोल्यूशन ए बनाया है ये सल्फ्यूरिक एसिड के थ्रू बनाया है. ओके, आगे चलते हैं. टू डिटरमिन द कंसंट्रेशन ऑफ Fe2+ आयन इन सोल्यूशन ए, titrate a 25.00 cm cube sample of solution A against 0.02 mole per dm cube aqueous potassium magnate 7. ओके, इसका मतलब ये हुआ कि सोल्यूशन ए आपके पास 250 cm क्यूब था, उसमें से आपने 25 निकाला और फिर इसको इस KMnO4 के सॉल्यूशन से टाइट्रेट किया, और टाइट्रेशन का नतीजे में जो इक्वेशन है वो ये बनी. एंड ऑब्वियसली ये आपकी एक रिडॉक्स रिएक्शन है. ठीक है. ओके, आगे बढ़ते हैं. The end point of the titration is 25.0 cm cube of 0.02 mole per dm cube KMnO4. Determine the concentration of Fe2+ that was present in 25 cm cube sample of solution A at the start of the titration. थोड़ा सा समझाना है कि मेरे पास known mass of lawn sand थी, उसको मैंने 250 cm cube में डिसॉल्व किया, फिर उस 250 cm cube में डिसॉल्व करने के बाद मैंने उसमें से 25 निकाला और उसको इसके साथ टाइट्रेट किया. सही है पी? तो मैं कुछ इस तरह से सोच रहा हूं बात को. सही है जी. तो हम कुछ समझा देते हैं आपको कि हो क्या रहा है. हो ये रहा है कि मेरे पास एक डिश थी. ऊप्स, मेरे पास एक डिश है, उस डिश के अंदर मैंने लॉन सैंड ली है. सही है. और ये जो लॉन सैंड है ये बेसिकली FeSO4.7H2 है. इसको मैंने उठाया और एक एपरेटस में प्लेस किया. प्लेस करने के बाद मैं बनाऊंगा इसका 250.0 cm क्यूब सोल्यूशन, और इस सोल्यूशन में क्या है हमारे पास Fe2+ आयंस. अब जाहिर सी बात है जो मास मैंने यहाँ पर लिया लॉन सैंड ही है और इसका एक खास मास था, उसने कहा था कि मास तो एक, ठीक है ना, मास है. तो भाई यहाँ जो मास है अगर मैं उसको डिवाइड कर दूंगा इसके एमआर से तो मोल्स आएंगे. तो इसका मतलब यहाँ से यहाँ जा रहा हूँ तो मोल्स तो सेम ही है क्योंकि सेम मास ट्रांसफर किया है. तो इस स्टेज में मोल्स क्या हैं? सेम. ठीक है. सॉल्यूशन ए ऑफ Fe2+. फिर मैंने क्या किया, इसमें से निकाला मैंने सॉल्यूशन और उसको कॉनिकल फ्लास्क में प्लेस कर दिया. राइटिंग एंड डायग्राम्स आर रियली रियली बैड. ये प्लेस कर दिया. ठीक है. तो ये मेरे पास कितना था 25.0 cm क्यूब ऑफ सॉल्यूशन है. तो जब मैंने 250 से यहाँ 25 लिया और यकीनन पिपेट से मेजर किया होगा तो जाहिर सी बात है यहाँ से यहाँ जाने में मेरे पास क्या है, मैंने वॉल्यूम बेसिकली चेंज कर दिया तो इसका मतलब मोल्स चेंज हो गया, लेकिन यहाँ से यहाँ जा रहा हूँ तो कंसंट्रेशन तो सेम ही होगी. जो कंसंट्रेशन Fe2+ आयन की यहाँ पर है वही कंसंट्रेशन यहाँ होगी, सिर्फ वॉल्यूम चेंज हो रहा होगा. तो मैं कहूँगा कि कॉन्सेंट्रेशन यहाँ पर क्या होगी सेम, लेकिन यहाँ पर वॉल्यूम क्या हो जाएगा डिफरेंट. और वॉल्यूम डिफरेंट हो रहा है तो उसकी वजह से मोल्स क्या होंगे डिफरेंट. सही है.
ये काफी टेक्निकल एरिया है, बहुत एनालिटिकल एरिया है, ठीक है। कुछ ऐसी सूरत हाल होगी मेरे पास कि कंसंट्रेशन तो सेम होगी यहाँ से यहाँ जाने पे, लेकिन जाहिर सी बात है मैंने वॉल्यूम चेंज कर दिया तो मोल्स डिफरेंट हो जाएंगे, लेकिन यहाँ से यहाँ आने पे मोल्स सेम है। ओके, लेट्स डू दिस पार्ट। क्या कह रहे हैं ये इस पार्ट में? इस पार्ट में हमारे पास काफी कंसंट्रेशन और वॉल्यूम गिवन है KMnO4 का। तो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स फाइंड आउट moles of KMnO4. तो 1000 cm cube of KMnO4 contain 0.0200 moles. तो अगर आपके पास 25.0 cm क्यूब है KMnO4 का, तो बताइए मोल्स कितने होंगे? तो मोल्स ऑफ KMnO4 कितने हो जाएंगे? ये हो जाएगा 0.02 into 25 divided by 1000 is going to be 5 into 10 to the power minus 4 moles. According to the equation, मैग्नेट आइंस और Fe2 प्लस आइंस, इन दोनों में रेशो है 1:5 का। तो अगर आपके पास 5 into 10 to the power minus 4 मोल्स हैं, तो बताइए मोल्स और Fe2 प्लस कितने होंगे इन 25.0 cm क्यूब? ये हो जाएगा इंटू 5, तो ये हो जाएगा आपके पास 2.5 इंटू 10 to the power minus 3 मोल्स। ठीक है, ये मैंने 25 में निकाल लिया। अब मैं किस में निकालूंगा? 250 में निकालूंगा। सही, तो मोल्स डिफरेंट हो जाएंगे, कंसंट्रेशन तो सेम ही रहेगी। सो मैं कहूंगा 25.0 cm क्यूब of Fe2 plus ions contain how much moles? 2.5 into 10 to the power minus 3 moles. सही, तो 250 cm क्यूब में कितने हो जाएंगे? Multiply by 250 divided by 25 is going to be 0.025 moles. Okay, we need to find out the concentration. Concentration निकालनी है, concentration निकालनी है। तो 25 cm क्यूब में, सॉरी 250 cm क्यूब में आपके पास 0.025 मोल्स हैं। तो कंसंट्रेशन कैलकुलेट करने के लिए 1000 cm क्यूब लूंगा मैं। लेट मी चेक व्हाट आई एम गेटिंग। 0.025 टाइम्स 1000 डिवाइडेड बाय 250। तो मेरे पास आंसर क्या आ रहा है? मेरे पास कंसंट्रेशन आ गई Fe2 प्लस आइंस की 0.1 मोल पर डीएम क्यूब। तो क्योंकि मैंने 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स रखे हैं, तो मैं 0.100 मोल पर डीएम क्यूब लिखूंगा यहाँ पर। ठीक है, आई होप इट मेक्स सेंस टू यू कि मैंने क्या किया है। ठीक है, ओके। हाँ, 3 मार्क्स का पार्ट है। अगर 3 मार्क्स का पार्ट है तो हम किस तरह से इसको करेंगे? वो कह रहे हैं डिटरमिन द मास ऑफ लॉन्सेंट नीडेड टू प्रिपेयर 250 cm क्यूब ऑफ सॉल्यूशन ए एट द कंसंट्रेशन कैलकुलेटेड इन 1। तो ठीक है, मेरे पास दो चीजें हैं, वॉल्यूम है और कंसंट्रेशन कैलकुलेटेड इन 1 है। तो वो तो मैंने ये कैलकुलेट की थी 0.100, राइट। मास ऑफ लॉन्सेंट निकालना है। तो मैं सबसे पहले मोल्स कैलकुलेट करता हूँ। 1000 cm क्यूब ऑफ Fe2 प्लस
contain 0.100 moles. सो अगर आपके पास 250 cm क्यूब है, जो कि एग्जामिनर ने मुझे क्वेश्चन में दिया हुआ है, जिसको मैंने सर्किल किया हुआ है, तो बताइए मोल्स कितने होंगे Fe2+ के? मोल्स ऑफ Fe2+ आयंस कितने हो जाएंगे? 250 into 0.1 divided by 1000 is going to be 0.025 moles. 0.025 moles. ये moles of Fe2+ आ गए. In the next step, मैं अच्छा देखो, एक छोटी सी इंफॉर्मेशन यहाँ शेयर कर रहा हूँ. ये है तुम्हारे पास लॉन्सेन FeSO4.7H2. अगर तुम इसको डिसोसिएट करते हो तो इससे तुम्हें सिर्फ और सिर्फ Rn2 आयंस मिलेगा. तो ये भी 1 मोल है और ये भी 1 मोल है. तो अगर तुमने यहाँ पर 0.025 मोल्स कैलकुलेट किए हैं तो जाहिर सी बात है यहाँ पर भी क्या होंगे, सेम मोल्स हो जाएंगे. इसको उठा के लिख देते हैं यहीं पर यार. सही है, तो सेम मोल्स हो जाएंगे. मोल्स ऑफ FeSO4.7H2O is going to be same, which is 0.025 moles. ठीक है. अब मसला ये है कि भाई तुम्हें मास कैलकुलेट करना है लॉन्सेन का, एंड फॉर दैट यू नीड the MR of this compound. So let's take out the MR of this compound. Yeah. Such a lengthy calculation. MR of FeSO4.7H2O. My goodness. तो MR मेरे पास आ जाएगा, मैं डायरेक्ट सॉल्व करता हूँ. 55.8 प्लस 32 प्लस 16 times 4 प्लस 8 into, oh sorry, 7 into plus 7 into 18 is going to be 277.8 आ रहा है मेरे पास. गलती तो नहीं, ओ 32.1 लेना तो 277.9 हो जाएगा. यस, ये मैंने 0.1 नहीं लिया, 32 लिया था एग्जैक्ट. 277.9 हो जाएगा. नाउ आई नीड टू फाइंड आउट द मास. तो मास निकालने के लिए मास ऑफ FeSO4.7H2O is going to be 0.025 into 277.9. तो 0.025 is going to be this. तो ये हो जाएगा आपके पास 6.9, 6.945 ग्राम. तो मास ऑफ लॉन्सेन कितना आ जाएगा? 6.945 ग्राम. सही है. लेकिन ये मेरा आंसर तो नहीं होगा, है ना, क्योंकि वो कह रहा है क्वेश्चन में assume that lonsene contain 8% FeSO4 by mass. इसका मतलब ये जो मैंने कैलकुलेशन की है ये 8% में है यार. तो 8% of lonsene as how much mass? 6.945 ग्राम. अगर तुम्हारे पास 100% होता लॉन्सेन तो क्या होता? तो भाई मास ऑफ लॉन्सेन मेरे पास कितना आता? Into 100 divided by 8 is going to be 86.8 ग्राम. तो ये हो जाता है 86.8 ग्राम. ठीक है, that makes sense. ओके, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट एरिया था दिस वन. ये जो मास मैं निकालूंगा ये इन 8% होगा. इस पे लिख भी देते हैं इन 8%. सही है. ओह माय गुडनेस, लॉट ऑफ कैलकुलेशन. कोई बात नहीं.
फिर नेक्स्ट, solution A must contain enough hydrogen ions for the reaction to take place during the titration. Okay. Fact है, use the concentration of Fe2 plus ions from 1. 1 कहाँ है? ये है, यानी ये concentration. इस concentration को use करना है मैंने. और ये जो concentration है ये कितनी थी भाई? 0.100 मोलर थी. मोलर का मतलब मोल पर डीएम क्यूब. वो कह रहे हैं डिटरमिन द मिनिमम वॉल्यूम ऑफ 2 मोल पर डीएम क्यूब H2SO4 which must be added to prepare 250 cm क्यूब ऑफ सॉल्यूशन है. यानी इतने वॉल्यूम को प्रिपेयर करने के लिए अगर इतना मेरे पास कंसंट्रेशन है H2SO4 की तो उसका मिनिमम वॉल्यूम कितना होगा. ओके, so that's how we need to find out minimum volume. It's what we need to find out by using this concentration and this volume. तो 1000 cm क्यूब में मेरे पास कितने मोल्स हैं भाई? 0.100 मोल. और मुझे वॉल्यूम कितना दिया हुआ है सोल्यूशन ए का? 250.0 cm क्यूब. उसमें कितने मोल्स होंगे? तो मोल्स ऑफ सोल्यूशन ए, ये हो जाएगा 0.1 into 250 divided by 1000 is going to be 0.025 मोल्स. ठीक है. आप सब जानते हैं अकॉर्डिंग टू द इक्वेशन हाइड्रोजन आयन और Fe2 प्लस आयंस, इन दोनों में रेशो कितना है? 5:8 का. ये 5 मोल है, ये 8 मोल है. बाय द वे ये याद रखिएगा, ये जो सोल्यूशन ए है ना हमारे पास, दिस सोल्यूशन ए कंटेन्स आयरन 2 आयंस. ठीक है, ये याद रखिएगा. सो अगर मैंने 0.025 मोल्स कैलकुलेट किए थे तो बताइए मोल्स ऑफ हाइड्रोजन आयन कितने आ जाएंगे? तो मैं मल्टीप्लाई करूंगा 8 से, डिवाइड करूंगा 5 से, इट्स गोइंग टू बी 0.04 मोल्स. राइट. मुझे कंसंट्रेशन गिवन है H2SO4 की और मुझे मोल्स मिल गए हाइड्रोजन आयंस के. सही है. सो 1000 सेंटीमीटर क्यूब कंटेन 2.00 मोल ऑफ H2SO4. सो मेरे पास वेट 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 ये देख. Oh my goodness, that's the trickiest part. H2SO4 है, जब ये आयनाइज होगा तो तुम्हें कन्वर्ट होगा 2 हाइड्रोजन आयंस और सल्फेट आयंस में. इसका मतलब ये 2 मोल है, ये 1 मोल है. अगर तुमने यहाँ पर 0.04 मोल्स कैलकुलेट किए तो बताओ ये कितना होगा? तो मोल्स ऑफ H2SO4 निकालोगे सबसे पहले, फिर वॉल्यूम ऑफ H2SO4 आएगा, तो ये हो जाएगा 0.02 मोल्स. राइट, डिवाइड बाय 2 करने के बाद नाउ आई कैन फाइंड द वॉल्यूम. वो कह रहा है 1000 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ H2SO4 कंटेन 2.00 मोल. राइट. तुमने कितने मोल निकाले? 0.02 मोल्स. तो बताओ वॉल्यूम कितना होगा? तो डिवाइड बाय 2 करो यार इसको, मल्टीप्लाई बाय 1000 एंड डिवाइडेड बाय 2 is going to be 10. तो वॉल्यूम, मिनिमम वॉल्यूम ऑफ H2SO4 is going to be 10.0 cm क्यूब. सही है. तो ये हो जाएगा 10.0 cm क्यूब. टेक्निकल कैलकुलेशंस, नॉट इजी, नॉट एट ऑल, बिकॉज आपको बहुत केयरफुली रीड करना है कि वो मांग क्या रहा है, आपने कैलकुलेट क्या किया, वो मांग क्या रहा है आपसे. तो इसका मतलब आपको ये वाला एरिया ध्यान में रखना था. ये एरिया बहुत इंपॉर्टेंट था. ठीक है. नेक्स्ट आगे चलते हैं.
B part, lot of calculation, guys. Describe a method to prepare 250 cm cube of solution A, starting with a glass beaker which contain the known mass of lawn sand. Determine A2 as shown. A2 में कितनी डिटरमिन की थी भाई? लॉन सैंड, लॉन सैंड इतना डिटरमिन किया था हमने। ये मास लेकर हमने इस बीकर के अंदर प्लेस कर दिया, ठीक है। ये मास लेकर इस बीकर के अंदर हमने प्लेस कर दिया। तो आप जानते हैं ना कि लॉन सैंड के अंदर दो चीजें थी, एक एक ये था और दूसरा सैंड था। इसका मतलब ये सॉल्युबल पार्ट, ये इनसॉल्युबल पार्ट, जिसको हम इम्प्योरिटी भी कह सकते हैं। तो इसका मतलब ये जो बीकर है इसके अंदर लॉन सैंड है, एंड दिस लॉन सैंड कंटेन बोथ द थिंग्स। इसमें दोनों चीजें हैं। इसमें एक आपके पास क्या है, FeSO4.7H2O, सॉल्युबल पार्ट होगा ये, और दूसरा कौन सा है, सैंड, और ये क्या होगा, इनसॉल्युबल पार्ट। तो सॉल्युबल इनसॉल्युबल पार्ट को सेपरेट करने के लिए फिल्ट्रेशन करेंगे, ये बात तो मुझे क्लिक होगी, सही है ना। आगे चलते हैं यार, ये बहुत टेक्निकल है। डिस्क्राइब अ मेथड टू प्रिपेयर 250 cm cube solution A. Assume that common laboratory apparatus is available. Series of smaller steps. Known mass of lawn sand determined in A2. Okay. तो 86.8 जो भी हमने कैलकुलेट किया था पार्ट 2 के अंदर, उसको उठा के हमने इस ग्लास बीकर के अंदर प्लेस कर दिया। ऑब्वियसली ये जो लॉन सैंड है इसमें दो कंपोनेंट्स होंगे, एक होगा सॉल्युबल पार्ट, एक होगा इनसॉल्युबल पार्ट। तो मैं सबसे पहले क्या करूंगा, सॉल्यूशन ए को प्रिपेयर करने के लिए 10 cm क्यूब ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड जो है वो यूज करूंगा, क्योंकि सॉल्यूशन ए को बनाने के लिए लिखा हुआ ना, इज एडेड टू प्रिपेयर 250 cm क्यूब सॉल्यूशन है, आई नीड दिस मच वॉल्यूम ऑफ एसिड। ओके, सो तो मैं इससे थोड़ा सा ज्यादा ले लेता हूँ, 10 से ज्यादा ले लेता हूँ। 10 तो मैंने बता दिया है, बट 10 से ज्यादा भी हो सकता है, ठीक है। तो हम इसको छोटे छोटे स्टेप्स के अंदर कन्वर्ट कर देते हैं। ओके, और 5 मार्क्स का पार्ट है, माय गुडनेस। सो लेट्स ट्राई दिस। सो मैं यहाँ सबसे पहले लिख लेता हूं कि एट 10.0 cm क्यूब, और 10 cm क्यूब में 86.8 तो नहीं डिसॉल्व होगा ना यार, वी नीड मोर। तो मैं यहाँ ले लेता हूँ एट 100 cm क्यूब ऑफ 2.00 मोलर H2SO4 into the beaker. ठीक है, जब बीकर में मैं H2SO4 ऐड कर दूंगा तो फिर मैं इस मिक्सचर को अच्छे से स्टर करूंगा ताकि वो डिसॉल्व हो जाए। Stir the mixture to dissolve lawn sand। ठीक, डिसॉल्व करने के बाद मैं फिल्ट्रेशन का प्रोसेस करूंगा by using filter funnel and filter paper. Filter the mixture, by using filter funnel and filter paper। ऑब्वियसली जो इनसॉल्युबल पार्ट है वो एज अ रेजिड्यू फिल्टर पेपर पे कलेक्ट हो जाएगा, और जो फिल्ट्रेट है वो कलेक्ट हो जाएगा वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क में। रेजिड्यू will remain on filter paper and filtrate will collect
in a 250 cm cube वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क। ठीक है, जाहिर सी बात है मैं इस बीकर को डिस्टिल वाटर से वॉश करूंगा और वॉश करके उस वॉशिंग को वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क में प्लेस करूंगा बाय यूजिंग द सेम फिल्टर फनल एंड फिल्टर पेपर। ठीक है, सो वॉश, ये हमारा नेक्स्ट पॉइंट है। सो वॉश द बीकर विद डिस्टिल वाटर wash the beaker with distilled water and transfer this washing कितना डिस्टिल वाटर होना चाहिए? 250 cm क्यूब बनाना है, 100 तो हमने सल्फ्यूरिक एसिड ले लिया, तो हम 100 cm क्यूब डिस्टिल वाटर और ले लें। चलें हम मेंशन कर देते हैं ये वॉल्यूम भी। वॉश द बीकर विद 100 cm क्यूब of distilled water and transfer this washing into a 250 cm cube 250 cm cube volumetric flask by using the same filtration technique। ठीक है, उसके बाद मैं टॉप अप करूंगा सॉल्यूशन को। टॉप अप द सॉल्यूशन ड्रॉप वाइज with distilled water until 250 cm cube mark reached. Stopper the flask and mix well. Stopper the flask and mix well. Now the next is state the color change in the conical flask at the end point of the titration। आप जानते हैं कि आपका जो FeSO4 का सॉल्यूशन है वो ग्रीन होता है जब आप उसमें सल्फ्यूरिक एसिड ऐड करते हैं, it will turn to colorless। तो conical flask में टाइट्रेशन से पहले ऑब्जर्वेशन क्या होगी? कलरलेस। प्योरेट के अंदर KMnO4 है और आपने जब प्योरेट से उसको टाइट्रेट करना शुरू किया I mean KMnO4 से, तो it will turn to pale pink और पिंक, तो पिंक और पेल पिंक दोनों लिख दीजिए ताकि आपका आंसर सिक्योर हो जाए। नेक्स्ट, aqueous potassium magnate 7 is a powerful oxidizing agent, such as the effect, if any, on the endpoint volume. Endpoint volume effect of endpoint volume if the student acidified the mixture with dilute hydrochloric acid instead of dilute sulfuric acid। Explain your answer। Effect, if any, on the endpoint volume। ये मैंने करवाया आपको क्लास में। मैंने आपको क्लास में ये कहा था कि हम जब भी एसिडिफाई करते हैं हम हमेशा सल्फ्यूरिक एसिड से करते हैं, और मैंने आपको ये रीजन दी थी कि सल्फ्यूरिक एसिड में सल्फर अपनी हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट पे एग्जिस्ट कर रहा है, दैट इज +6, इसलिए ये मैग्नेटाइन सल्फ्यूरिक एसिड को फर्दर ऑक्सीडाइज नहीं कर सकते। सो यू विल गेट अ वेरी शार्प कलर एंड पॉइंट, दैट इज कलरलेस टू पेल पिंक और पिंक। लेकिन अगर, और फिर मैंने ये भी कहा था आपको, आप इवन नोट्स चेक कर लीजिएगा रजिस्टर में, कि मैग्नेट आइंस को अगर मैं एसिडिफाई कर दूं HCl के साथ, तो आप जानते हैं कि ये जो क्लोराइड आइंस हैं ये रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं। अगर ये क्लोराइड आइंस रिड्यूसिंग एजेंट हैं तो ऑब्वियसली मैग्नेट आइंस क्लोराइड को ऑक्सीडाइज करके क्लोरीन में कन्वर्ट करेगा। तो जब मैग्नेट आइंस क्लोराइड को ऑक्सीडाइज करके क्लोरीन में कन्वर्ट करेगा तो ऑब्वियसली इसको ऑक्सीडाइज करने में इसका वॉल्यूम भी तो यूज हो रहा होगा। तो बेटा
मैग्नेट आइंस दो तरह की रिएक्शन में इन्वॉल्व हो रहा होगा। Fe2+ आइंस को भी ऑक्सीडाइज कर रहा होगा, क्लोराइड आइंस को भी ऑक्सीडाइज कर रहा होगा। तो नेचुरली जब दो स्पीशीज ऑक्सीडाइज करेगा तो जो वॉल्यूम ऑफ MnO4 है वो एक्सपेक्टेड से ज्यादा हो जाएगा। समझ आ रही है बात? आई होप इट मेक्स सेंस टू यू। तो वॉल्यूम ऑफ एंड पॉइंट अगर लेट्स सपोज 23 आ रहा था तो अब शायद 34-35 आ जाए, क्योंकि उसने HCl को भी ऑक्सीडाइज किया, यानी क्लोराइड को भी ऑक्सीडाइज किया। तो मैं यहाँ लिखूंगा end point volume must be higher than expected. Explanation हम बताएंगे। Chloride in HCl is a reducing agent. KMnO4 will oxidize chloride into chlorine. So KMnO4 is involved in the oxidation of Fe2+ ions to Fe3+ ions. Hence, we need more volume of KMnO4 hence we need more volume of KMnO4 or more tighter value of KMnO4, hence we need more tighter value of KMnO4 solution. ठीक है? ओके, आई होप इट मेक्स सेंस टू यू कि दो तरह की ऑक्सीडेशन हो रही है, क्लोराइड की भी, Fe2+ आयन की भी। दोनों की ऑक्सीडेशन करने के लिए हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि Fe2+ ऑक्सीडाइज होगा, लेकिन पता चला जी वो तो क्लोराइड को भी कर रहा है। तो ऑब्वियसली क्लोराइड की ऑक्सीडेशन करते हुए वो यूटिलाइज होगा तो उसका वॉल्यूम बढ़ जाएगा, तो उसका जो वॉल्यूम है एंड पॉइंट से ज्यादा आ रहा होगा। ठीक है, दैट्स द एंड ऑफ दिस पेपर। आई होप इट मेक्स सेंस टू यू।